Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Engineer Shahzad Ashraf from your favorite channel Top Spot Physics. और once again students, एमडी कैट पास पेपर की टॉपिक वाइज जो वीडियोस हैं उनका सिलसिला जारी है। और जो लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट की थी वो था हमारा टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा लास्ट वीडियो के बारे में बताता चलूं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में 2008 से लेके 2022 तक, यानी प्रीवियस 15 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही थी तो लिहाजा मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट को दो हिस्सों में सेपरेट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देख रखी तो आप लोग क्या करोगे, प्लेलिस्ट में जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट को पास पेपर को सर्च करें, पहली वीडियो देखें और फिर इस वीडियो पे आए। इस वीडियो की खास बात यह है कि स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस 15 ईयर्स के जो पास पेपर है वो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ना सिर्फ आपके यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस हो रहे होंगे, बल्कि हम उनके कंप्लीट सॉल्यूशंस की बात कर रहे होंगे। और साथ ही साथ में बच्चों, आपको जो लेंथी कैलकुलेशंस आएंगी या जो मुश्किल कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आएंगे उनको सॉल्व करने के शॉर्टकट ट्रिक्स बताए जाएंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको साथ में यह भी बताया जाएगा कि अगर ये क्वेश्चन चेंज होके आ जाए तो आप कैसे सॉल्व कर पा रहे होगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एमडी कैट, पीपीएससी या ई कैट के स्टूडेंट हो और आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट जो है वो अगर प्रिपेयर कर रखा है और अब आप देखना चाह रहे हो कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है या पास पेपर में किस तरह के सवालात आए हुए हैं, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ताकि स्टूडेंट्स एक तो आप खुद का एनालिसिस कर पा रहे होंगे और सेकेंडली स्टूडेंट्स आप लोगों को पता चल रहा होगा कि एग्जामिनर ने पास पेपर में किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो सेट किए और आप उसको किस तरह से आसान वे में सॉल्व कर पा रहे होगे। सम टाइम बहुत लेंथी कैलकुलेशंस आती हैं, बच्चे लगे रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह बच्चों आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाएंगे जिससे आप बाज़ औक़ात कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को देख के ही सॉल्व कर पा रहे होगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट ले रहा हूँ, क्योंकि पहले 16 क्वेश्चन जो है मैं वीडियो की पहली वीडियो में बेटे में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पहले चैनल पे जाके वीडियो देखें। ओके स्टूडेंट्स, आपको सामने कॉम्प्लेक्स सर्किट नजर आ रहा है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है और उसने आपसे पूछा कि व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बताओ ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होगी। अब जब भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए, मैंने आपको बताया कि मैं आपको उसके शॉर्ट ट्रिक्स जरूर बता रहा हूँ। तो बेटे मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज से रेलिवेंट ना कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स जो है वो पहले आपको बताने जा रहा हूँ, पहले वो सीख लें और फिर आगे चलते हैं। बेटे समटाइम ऐसा होगा कि हमारे पास ना रजिस्टर्स आइडेंटिकल होंगे और वो मिलके क्या बना रहे होंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे होंगे। जैसे मैं ऊपर वाले सर्किट में जाऊं तो आपको नजर आ रहा है कि सारे के सारे रजिस्टर्स कितने के लगे हुए हैं, 10 ओम के, तमाम के तमाम आइडेंटिकल हैं। तमाम मिलके क्या बना रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे हैं। तो नजर आ रहा है भाई व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे हैं। अब यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। वो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा और पहली दफा जो इनपुट होगी बच्चों वो कहाँ पे दी होगी, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा होगा किसके बीच में, नॉन बैलेंस टर्मिनल्स के बीच में। या तो वो ये पूछेगा या वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा या इनपुट देगा कहाँ पर भला, बैलेंस टर्मिनल्स के बीच में। तो दोनों को सॉल्व करने के अलग अलग शॉर्टकट फॉर्मूले हैं। नॉन बैलेंस का फॉर्मूला अलग है, बैलेंस का अलग है। अब सर ये तो समझ आ रही है कि तमाम रजिस्टर आइडेंटिकल हैं, ठीक है समझ आ गया। तमाम वेवफ्रंट ब्रिज हैं, ये भी समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप दो टर्म्स यूज कर रहे हैं, नॉन बैलेंस्ड और बैलेंसर, वो नहीं समझ आ रही। तो आइए स्टूडेंट्स पहले समझ लेते हैं। नीचे मैंने दो डायग्राम्स बना रखी हैं, ये वही डायग्राम है जो मैंने ऊपर बनाई थी। यहाँ पे आपको तमाम रजिस्टर मिल रहे हैं, देखो आइडेंटिकल, 10 ओम, 10 ओम, 10, 10 और 10। यहाँ भी तमाम रजिस्टर आइडेंटिकल मिल रहे हैं, तमाम मिलके वेवफ्रंट ब्रिज ही बना रहे हैं, ठीक है वेवफ्रंट ब्रिज बन रहा है। अब बैलेंस टर्मिनल्स कौन से हैं, नॉन बैलेंस कौन से हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पे टोटल मैं चार टर्मिनल्स बनाए। मैंने इस टर्मिनल का नाम ए रखा, आपको नजर आ रहा है। इस टर्मिनल का नाम स्टूडेंट मैंने बी रखा, नजर आ रहा है। और ये वाले जो दो टर्मिनल्स हैं इनका नाम मैं रख लेता हूँ सी और डी। अब बेटे नॉन बैलेंस कौन से हैं, बैलेंस कौन से हैं? याद रखो, जिन टर्मिनल्स के बीच में सेंट्रल रजिस्टर कनेक्टेड है, देख के बताओ ए और बी के बीच में है या सी और डी के बीच में। तो स्टूडेंट्स ये सी और डी के बीच में है। मैंने बताया जिन टर्मिनल्स के बीच में हमारा सेंट्रल रजिस्टर कनेक्टेड है उन टर्मिनल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस। याद रखो, जिन टर्मिनल्स के बीच में हमारा सेंट्रल रजिस्टर कनेक्टेड है
लिहाजा ये सी और डी हमारे कौन से होंगे, बैलेंस टर्मिनल, मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ओके, और जिनके बीच में सेंट्रल रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, क्या ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, सर नहीं कनेक्टेड। बेटे जहां पे सेंट्रल रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है उन टर्मिनल्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉन बैलेंस टर्मिनल। अब यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज में दो तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, या तो वो आपको इनपुट देगा कहां पर भला, नॉन बैलेंस पे, या वो देगा किस पे भला, बैलेंस पे। जैसे यहाँ पे देखो सवाल में आया कि बताओ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। सोच के बताओ बच्चों, ये बैलेंस टर्मिनल्स हैं या नॉन बैलेंस, सर नॉन बैलेंस हैं, तो नॉन बैलेंस का शॉर्टकट सीख लो, लिखा हुआ है। अगर तमाम रजिस्टर आइडेंटिकल हों, तमाम व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएं और इनपुट कहाँ पे हो, नॉन बैलेंस पे हो, तो याद कर लो आपको किसी किस्म का जो है वो सर्किट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपसे जब भी वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे, आपने किसी एक इंडिविजुअल रेजिस्टर के बराबर रख देनी है। तो मेरा आपसे सवाल है, यहाँ पे देखो जरा, तमाम रजिस्टर स्टूडेंट आइडेंटिकल हैं, सर बिल्कुल हैं। तमाम मिलके व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे हैं, सर बना रहे हैं। अब बताओ, वो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है नॉन बैलेंस के बीच में या बैलेंस के बीच में। तो स्टूडेंट ये हमारे नॉन बैलेंस टर्मिनल्स हैं जहां पे सेंटर रजिस्टर नहीं लगा हुआ। तो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता दिया, ऐसे केसेस में जो आपकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो किसी एक इंडिविजुअल रेजिस्टर के बराबर आ जाएगी। और देख लो कोई एक इंडिविजुअल रेजिस्टर कितने का लगा हुआ है, 10 ओम का, लिहाजा हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 ओम। कैसे आएगा बताता हूँ, रुको। हो सकता है वो इनपुट यहां पे ना देता, बेटे ए और बी पे ना देता, इसको छोड़ो। वो पूछता बताओ व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, चलो इस टर्मिनल का मैं सी रखता हूं, इसका नाम डी। वो आपसे पूछता व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, बताओ सी और डी के बीच में कितनी रेजिस्टेंस होगी। अब मुझे बताओ, क्या सी और डी जो हैं ये नॉन बैलेंस टर्मिनल्स हैं, नहीं सर ये तो बैलेंस टर्मिनल्स हैं। तो अब तीसरा ट्रिक सीखो, दूसरा ट्रिक, अगर तमाम रजिस्टर आइडेंटिकल हो, तमाम बीच में ब्रिज बना रहे हो और वो इनपुट कहाँ पे दे, बैलेंस, बेटे बैलेंस कौन से हैं, जहां पे हमारा सेंट्रल रजिस्टर कनेक्टेड है। तो अब इसका शॉर्टकट सुन लो, अब इसका आंसर 10 ओम नहीं आना। जब भी वो ऐसी कोई कहानी चलाए, तमाम रजिस्टर आइडेंटिकल दे दे, तमाम व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे हों और इनपुट कहाँ पे दे, बैलेंस टर्मिनल्स पे, तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो R/2 होगा। R है किसी एक की रेजिस्टेंस, बेटे कितनी लगी हुई थी, 10 ओम, उसको 2 से डिवाइड कर लो। अब हमारा आंसर 5 ओम होगा, ना कि 10 ओम। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ रही है। दोनों सर्किट्स आपके सामने बने हुए हैं। ये जो सर्किट बना हुआ है, इनपुट नॉन बैलेंस पे है, यहाँ पे हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, 10 ओम। और यहाँ पे अगर इनपुट दे दे किस पे भला, बैलेंस पे, देखो बैलेंस पे दी हुई है, तो तब आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो R/2 आएगा। यानी 10/2 करोगे तो हमारा आंसर कितना होगा, 5 ओम। अब एक परेशानी है, सर ऐसा क्यों है, या अगर रजिस्टर आइडेंटिकल ना दे तो फिर तो ये फॉर्मूले फेल हो गए। तो आइए, अगर वो आइडेंटिकल नहीं दे रहा तो फिर आप कैसे सॉल्व कर रहे होगे और आइडेंटिकल वालों को कैसे सॉल्व कर पा रहे होगे, उसको समझते हैं। बेटे वीडियो थोड़ी सी बेशक लेंथी हो, लेकिन क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप यहाँ पे सीख लोगे चीजें तो आपको बहुत आसानी होने वाली है। तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, परेशान मत हो, लेकिन जब आप ये चीज सीख लोगे तो आप इस तरह के तमाम तरह के सवालों को सॉल्व कर पा रहे होगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। यहाँ पे एमडी कैट, ई कैट और पीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड जो है वो फ्रीक्वेंटली वीडियो जो है वो पोस्ट हो रही होती है, और बहुत सारी वीडियोस बेटे अवेलेबल भी हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो नीचे अच्छा सा कमेंट भी करें। ओके, अब सर शॉर्टकट भूल गया हमें, तो बेटे मैं बच्चों को बहुत ज्यादा शॉर्टकट, मैं चूंकि एंट्रीज पढ़ा रहा हूँ, रिकमेंड नहीं करता। तो अब अंदर की कहानी आपको पता होनी चाहिए। जब आप अंदर की कहानी सीख रहे होगे तो बेशक वो कोई चीजें बदल के भी दे देगा तो आप कभी परेशान नहीं होगे। ओके बच्चों, सीखते हैं। बताओ, ये आपके सामने एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है, तमाम रजिस्टर आइडेंटिकल हैं, जो इनपुट दी हुई है वो कहाँ पे दी हुई है, नॉन बैलेंस पे। मैंने इसका शॉर्टकट बता दिया था, आपने पीछे देखा, इसका आंसर 10 ओम आया था। सर वो अगर बदल के दे दे, या 10 ओम कैसे आया वो देखते हैं। बेटे पहली बात सुन लो, मैंने एक बात बता दी कि ये हमारी बुक में ये वाला जो रजिस्टर है, स्टूडेंट्स इस रजिस्टर का नाम उसने कहा हुआ है ये R1 होता है, और इसके सामने जो रजिस्टर लगा हुआ है इसका नाम R2 होता है। और ये जो नीचे वाले दोनों रजिस्टर हैं इसका नाम R3 है और इसका नाम R4 है। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी लिख दी है कि अगर R1 और R2 की रेशो और R3 और R4 की रेशो बराबर हो जाए, ये है R1,
ऊपर वाला, ये है ऊपर वाला रजिस्टर R2। अगर इनकी रेशो, बेटे जल्दी बताओ रेशो क्या आ रही है, 10 को 10 से डिवाइड करोगे रेशो 1 ही आएगी। और ये है R3 और ये है R4। और अगर R3 और R4 की रेशो भी बराबर आ जाए, तो मैंने एक इंटरेस्टिंग कहानी लिख दी। अगर ऐसा हो जाए तो जो सेंट्रल रजिस्टर होगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। बैलेंस होने का मतलब है, आप ऐसे समझो जैसे सेंट्रल रजिस्टर लगा ही नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें से करंट गुजरेगा नहीं। तो जब भी R1 और R2 और R3 और R4 की रेशो बराबर हो जाए, तो सेंटर वाले रजिस्टर को हटा दो। बेटे मैंने हटा दिया। अब सर्किट को सॉल्व करो। बताओ, जो ही करंट ए से एंटर होगा, जो ही स्टूडेंट्स करंट ए से एंटर होगा, ए से करंट एंटर होना है और इकट्ठा कहाँ पे होना है, रुकिएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम। ओके बेटे, ए से करंट निकलना है, इकट्ठा कहाँ पे होना है, बी पे। एक करंट अगर आप लोग देखो, तो एक करंट यहां से गुजर के जाएगा, ए से निकलेगा, यहां से बी पे पहुंचेगा। और स्टूडेंट्स एक करंट जो है वो यहां से निकलेगा और इकट्ठा कहाँ पे होना है, बी पे इकट्ठा होना है। एक करंट यहां से होता हुआ इधर पहुंचेगा। अब मुझे ये बताओ, अगर इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लूं। ओके, ये जो ऊपर वाले दोनों रजिस्टर हैं, बेटे इन दोनों में से करंट क्या गुजर रहा है, सेम। देखो, जो करंट यहां से गुजर के गया वही करंट यहां से गुजर के जा रहा है। इट मीन्स ऊपर वाले दोनों जो रजिस्टर हैं वो कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में। स्टूडेंट्स एक काम करो, ऊपर वाले दोनों रजिस्टर को हटा के एक ही लगा दो। कितने का लगा सकते हो, सीरीज में लगे हुए हैं तो सीरीज का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि इक्वल रेजिस्टेंस के लिए आप दोनों को क्या कर रहे होगे, ऐड। बताओ, नीचे वाले जो दोनों रजिस्टर हैं, ये वाला और ये वाला, ये कैसे लगे हैं सीरीज में, सर आपको कैसे पता चला। दोनों में से सेम करंट गुजरा है, ये ग्रीन वाले एरो को देखें तो ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। इन दोनों को हटा के भी एक ही रजिस्टर लगा दो। स्टूडेंट्स कितने का लगाना पड़ेगा, दैट विल ऑल्सो भी 20 ओहम, क्योंकि दोनों सीरीज में लगी हुई है। 10 और 10 को ऐड करोगे 20 हो जाएगा। अब बताओ, करंट एंटर कहाँ से हो रहा है, ए से, निकलना कहाँ से है, बी से। तो जैसे ही करंट ए से एंटर होगा, ये कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, आपको नजर आ रहा है दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। और करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, इसका मतलब है ये दोनों कैसे लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, पैरेलल में। अब इन दोनों को हटा के एक पैरेलल का शॉर्टकट बता रहा हूँ फॉर्मूला। जब भी आइडेंटिकल रेजिस्टर पैरेलल में लगे होना, तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला सुनो, वो होता है R/N। आर होता है किसी एक इंडिविजुअल रजिस्टर की रेजिस्टेंस, कितनी है, 20 ओम। और एन है जितने लगे हुए हैं। स्टूडेंट्स कितने लगे हुए हैं, 2। तो देखो हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला भी आंसर क्या दे रहा था, 10 ओम। और हमारा आंसर भी क्या आया, 10 ओम। लेकिन ये वाला सीखने से आपको फायदा बताऊं क्या होगा, कि अगर अनआइडेंटिकल रजिस्टर्स भी आ जाएंगे, आप फिर भी सॉल्व कर पा रहे होगे। मैंने आपके लिए एक और सवाल रखा है। मैंने बताया है आपकी तमाम तरह के सवालात की प्रैक्टिस हो रही होगी। तो बच्चों आइए, अब वीडियो को पॉज करें जल्दी से, और एक काम करते हैं, मैं रेजिस्टेंसेस बदलता हूं और मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अब बताओ क्या होगा। स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, हम रेजिस्टेंसेस बदल लेते हैं। मतलब मैं रेजिस्टेंसेस बदल के आपसे सवाल पूछता हूँ, चलें। हम रेजिस्टेंस की वैल्यू जल्दी से बदलते हैं। ओके, लेट्स सपोज ये जो हमारा R1 रजिस्टर है, मैं वैल्यूज चेंज करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स जो R1 रजिस्टर है, इसको लगा लो ये हमारा 1 ओम का। ये जो R2 रजिस्टर है, लेट्स सपोज ये 2 ओम का है। ये जो R3 था, इसको कर लो ये भी 2 ओम का। ये जो R4 था, इसको लेट्स सपोज ये अज्यूम कर लो कितने का है, 4 ओम का। और एक सेंटर में भी रजिस्टर लगाओ। स्टूडेंट्स एक सेंटर में भी रजिस्टर लगाओ। चलो मान लो जो सेंटर रजिस्टर है वो 5 ओम का है। अब सवाल फिर वही है, हमने इनपुट कहाँ से दी है, ए पे, आउट कहाँ से ले रहे हैं, बी से। बताओ, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। अब बेटे मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताया कि अगर R1 और R2 की रेशो और R3 और R4 की रेशो बराबर हो जाए, तो सेंटर वाले रजिस्टर से करंट नहीं गुजरेगा। जल्दी देखो R1 कितना है, मालूम करते हैं। R1/R2। स्टूडेंट्स R1 कितना है, 1 ओम। R2 कितना है, 2 ओम। ये रेशो कितनी बन रही है, 1:2। अब R3 और R4 की रेशो लो। स्टूडेंट्स R3 और R4 की रेशो लेते हैं। R3 जो है वो कितना है, 2 ओम। R4 कितना है, वो 4 ओम है। अगेन जो रेशियो आई है वो कितनी आई है, 1:2। यानी R1/R2 की जो रेशियो आई है, R3/R4 की रेशियो भी वही आई है। और अगर ऐसा हो जाए, तो जो सेंट्रल रजिस्टर होगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बेटे वहां से करंट गुजरेगा नहीं। अब बाकी कहानी है बहुत आसान। जैसे ही करंट ए से निकलेगा, तो एक करंट यहां से होता हुआ स्टूडेंट्स वो बी पे पहुंचेगा, और दूसरा यहां से होता हुआ बी पे पहुंचेगा। इसका मतलब ऊपर वाले दोनों रजिस्टर कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में।
स्टूडेंट्स ऊपर वाले दोनों को हटा के एक ही लगाओ। 1 और 2 को सीरीज में लगे हुए हैं, हटा के एक ही लगाओगे तो जो रजिस्टर लगेगा ऊपर कितना लगेगा, 3 ओम का। नीचे वाले दोनों कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में। दोनों को हटा के एक ही रजिस्टर लगाओ, बोलो कितने का लगेगा, 2 और 4 को ऐड करो स्टूडेंट, दैट विल बी 6 ओम। अब जल्दी बताओ 6 और 3 वाले कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। बेटे पैरेलल में आइडेंटिकल लगे होते तो शॉर्टकट बताया क्या है, R/N। लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है, ये अनआइडेंटिकल रजिस्टर हैं। और याद कर लो जब भी पैरेलल में दो अनआइडेंटिकल रजिस्टर आ जाए, मैंने बताया शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, तो तब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी उसका फॉर्मूला याद कर लो, दैट इज प्रोडक्ट ओवर सम, सिर्फ दो के लिए। ऊपर लो दोनों रेजिस्टर्स का प्रोडक्ट, नीचे लो दोनों रेजिस्टेंसेस का सम। बेटे प्रोडक्ट कितना बनेगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18, और सम कितना बनेगा 6 और 3 का 9। आपका आंसर कितना आएगा, 2 ओम। बेटे मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि अगर वो अनआइडेंटिकल रजिस्टर भी दे दे, और अगर R1 और R2 की रेशियो बराबर हो जाए R3 और R4 के, तो सेंटर वाला रजिस्टर हटा के बाकी सिंपल सर्किट है उसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। होपफुली आपको ये बात समझ आ रही होगी। बेटे तमाम सवाल इसी नौइयत पे डिस्कस होंगे, और आपका ये यूनिट बहुत अच्छा प्रिपेयर हो रहा होगा जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे। तो आइए बेटे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, मैंने एक बात की कि पास पेपर में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आए हुए हैं, बड़े ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो आपको आज इंशाल्लाह उन तमाम क्वेश्चंस की अप्रोच मिल रही होगी। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ थिन फिल्म ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर of thickness 1 micrometer and resistivity of the material is 10 raised to power minus 6 ohm meter। अच्छा पहली बात है रेजिस्टेंस पूछी हुई है बेटे, तो मुझे एक बड़ी सिंपल कहानी समझ आई कि भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है तो वो क्या होगा, रो एल ओवर ए। और यहाँ पे देखो बेटे उसने रेजिस्टिविटी तो बता रखी है, मैं सवाल समझाता हूँ क्या है। पहले रेजिस्टिविटी की वैल्यू लिख दो, हाउ मच इट इज, दिस इज 10 रेज टू पावर माइनस 6। तो मैंने रेजिस्टिविटी की जगह लिख दिया 10 रेज टू पावर माइनस 6 लिख दिया। अब सवाल ये है कि हमारे पास स्क्वायर फिल्म है, स्क्वायर फिल्म मैंने आपके सामने बना भी रखी है। बेटे इसका एरिया कितना है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब बताऊं क्या है, इस फिल्म की जो लेंथ है स्टूडेंट, इसकी जो लेंथ है वो भी मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर है। और इसकी जो विड्थ है स्टूडेंट्स, वो भी कितनी है, 1 मिलीमीटर। ये मैं बना रहा हूँ इसकी विड्थ, ये भी कितनी है, ये भी 1 मिलीमीटर है, क्योंकि ये स्क्वायर फिल्म है, तभी तो जाके एरिया 1 मीटर स्क्वायर आया। ओके, ये बात हमने परसीव कर ली। और एक और चीज बता रखी है, आपने गौर नहीं किया, थिकनेस भी बता रखी है। बेटे इस थिन फिल्म की थिकनेस, थिकनेस समझाता हूँ, थिकनेस से क्या मुराद है। बेटे थिकनेस ये वाला कितना थिक है, ये थिकनेस दे रखी है, और वो मुझे लग रहा है 1 माइक्रोमीटर दी हुई है। बेटे माइक्रोमीटर की जगह मैं -6 मीटर लिखूंगा। अब देखो हमारा जो डाटा है, हमें तीन चीजें चाहिए, रो एल ओवर ए, रेजिस्टिविटी चाहिए, लेंथ चाहिए, और एरिया चाहिए। तो बताओ रेजिस्टिविटी तो उसने बता दी कितनी है, 10 की पावर -6 है। अब लेंथ, बेटे मैंने बताया कैसी फिल्म है, स्क्वायर फिल्म है, लेंथ भी 1 मिलीमीटर है और विड्थ भी 1 मिलीमीटर है। तो बताओ मुझे अभी क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। बेटे लेंथ की जगह 1 मिलीमीटर, मिली का मतलब है 10 की पावर -3। अब बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, उन्हें रो एल ओवर ए वाले फॉर्मूले में ए नहीं पता होता क्या होता है, वो कहते हैं एरिया तो दिया हुआ है सर 1 मीटर स्क्वायर। बेटे दिस इज द सरफेस एरिया, बट इस फॉर्मूले के अंदर जो ए है ना, वो सरफेस एरिया नहीं है, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपको पता है सर, अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे पता लगाएंगे। बेटे इस फिल्म को यहाँ पे देखो, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमें क्रॉस सेक्शन एरिया पता लगाना है, हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेटे ये मतलब थिकनेस, थिकनेस मतलब ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए। तो बेटे इस क्रॉस सेक्शन एरिया को मालूम करने के लिए क्या करो, इतने हिस्से के हमें पैरामीटर्स पता हैं, इतने हिस्से की लेंथ भी पता है, इतने हिस्से की थिकनेस भी पता है, तो इतने हिस्से का एरिया पता लगाते हैं। तो एरिया के लिए ऐसा करो, इस लेंथ को और इस थिकनेस को मल्टीप्लाई कर लो। तो लेंथ कितनी है, 1 मिलीमीटर, थिकनेस कितनी है, 1 माइक्रोमीटर। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से बात बन चुकी है और आपको सवाल समझ आ चुका है। अब एक काम करो बेटे, सिंपली इन वैल्यूज को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। और जो ही आप सॉल्व करोगे तो ये सेम फैक्टर्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और जो ही ये कैंसिल होंगे, आपका आंसर कितना आएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो लिहाजा हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी 1 ओम। होपफुली आपको बात समझ आई होगी।
और बेटे मैं बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए हुए हैं। ये यूएचएस 2016 जो एमडी कैट का पेपर हुआ उसमें आया हुआ सवाल है। तो इस तरह के सवालात की आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगेन वी हैव अनदर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दैट इज अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब बेटे बाद औक़ात ऐसे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे जिनकी आपको समझ नहीं आ रही होगी। तो हमेशा कॉम्प्लेक्स से जो है वो आपने सिंपल चीजों की तरफ जाना है तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अभी वो बोल रहा है कि ए और बी के बीच में ऐसा करो, ए और बी के बीच में इक्वल रेजिस्टेंस बताओ कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, अब समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे एक दो स्टूडेंट ने ये सवाल व्हाट्सएप पे सेंड भी किया। और बेटे अगर आपको किसी सवाल में मसला आ रहा है और आप उसमें राय चाह रहे हो तो मेरा नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप उस पे व्हाट्सएप के थ्रू राब्ता कर सकते हो। खैर बच्चों, ये जो तीनों मुझे ये समझ आ रही है कि जो ही करंट इस जगह पे पहुंचेगा, मुझे यहाँ पे जैसे ही करंट पहुंचेगा ना, वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट इधर चला जाएगा, ओके, कुछ करंट बेटे इस रजिस्टर में जाएगा और कुछ करंट जो होगा वो इस रजिस्टर में चला जाएगा। समझ आया? इन तीनों रजिस्टर में करंट क्या हो गया? डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये तीनों रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर स्टूडेंट, ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर, इन तीनों में करंट क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है ये तीनों रजिस्टर कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में। और अभी मैं पिछले सवाल में आपको बता के आया कि जब भी आइडेंटिकल रजिस्टर पैरेलल में लगे हों तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? आर ओवर एन। आर क्या होता है? एक की रेजिस्टेंस। बेटे एक की रेजिस्टेंस देखो, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितने की लगी हुई है? 5 ओम की। और एन है जितने लगे हुए हैं, काउंट करो जरा, 1 2 और 3 लगे हुए हैं पैरेलल में। तो 3 से डिवाइड करो तो ये जितना हिस्सा है इतने हिस्से की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी बेटे वो कितनी आ जाएगी? 5/3 ओम। सारे की नहीं आई, सिर्फ बेटे इतने हिस्से की जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इतने हिस्से की आई है, ये वाले पोर्शन की आई है सिर्फ। अब ऐसा करो, इन तीनों रेजिस्टर्स को हटा के एक ही रेजिस्टर लगा दो। बताओ कितने का लगा सकते हैं? 5/3 का लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स आइए इन तीनों को हटा के मैं लगाता हूँ और सर्किट रीड्रॉ करता हूँ। ये बेटे टर्मिनल ये था, आपने देखा यहाँ पे एक रजिस्टर ऑलरेडी लगा हुआ था। यहाँ पे एक रजिस्टर जो है वो ऑलरेडी लगा हुआ था, आपको नजर भी आ रहा है। यहाँ पे ये वाले रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, ये कितने का है? 5 ओम का। और इसके बाद जो तीनों के तीनों रजिस्टर लगे हुए थे उन तीनों को हटा के मैं एक ही लगा सकता हूँ, कितने का? 5/3 ओम का। तो मैं तीनों को हटा के एक ही लगा देता हूँ स्टूडेंट, कितने का? 5/3 ओम का। और यहाँ पे है हमारा टर्मिनल जिसका नाम क्या है? बी है। अब मेरा आपसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बताओ ये दोनों रजिस्टर कैसे लगे हुए हैं? तो आपका आंसर होगा सीरीज में। वो कैसे पता चला? बेटे जो करंट ए से एंटर होगा वो दोनों में से सेम ही गुजर के बी पे पहुंचेगा। इसका मतलब है ये दोनों रजिस्टर कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। और सीरीज में जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लगानी है तो आप तमाम इंडिविजुअल रेजिस्टर्स को क्या कर रहे होगे? ऐड। एक रजिस्टर कितने का लगा हुआ है? 5 का। दूसरा कितने का लगा हुआ है स्टूडेंट्स? 5/3 का। तो ऐसा करो, एलसीएम ले लो, वो 3 आएगा। 5 3 दा 15 प्लस क्या हुआ? 5, ये बनेगा 20/3। दैट कम्स आउट टू बी 6.6 ओम। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी डेल्टा। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए तो परेशान मत हो। जहां पे आपको चीजें नजर आ रही हैं, जैसे मुझे नजर आ रहा था कि यहाँ पे और यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, इसमें पैरेलल में। तो मैंने पहले तो इन तीनों को हटा के ना जो भी मुझे सिंपलीफाइड फॉर्म नजर आई वो मैंने लगा दी। तो ये देखें कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आए हुए हैं और साथ ही साथ बच्चों आपकी पास पेपर की प्रैक्टिस हो रही है। वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर अच्छा सा कमेंट करें ताकि बाकी बच्चों को भी फायदा हो रहा हो। अगेन वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स। उसने बोला हमारे पास, यहां भी बच्चों आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक सीखोगे। हमारे पास क्या है? एक 12 ओम की वायर है। मैंने यहाँ पे बना रखी, नजर आ रहा है, ये 12 ओम की वायर है बेटे। और इसको आपने बेंड करके क्या बना लिया है? ट्रायंगल। और क्या है? ट्रायंगल के कोई से दो कॉर्नर्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? अब बच्चों कहानी बड़ी मजे की है, सुनो ध्यान से। और कहानी अगर चेंज हो के आए तो फिर आप कैसे अप्रोच कर रहे होगे उसको भी सुनो। पहले सवाल सुन लो, सवाल बड़ा आसान है। उसने कहा एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी थी? 12 ओम। हमने उसको क्या किया? बेंड मतलब बेंड करके ट्रायंगल बना लिया। पहले मैं एक काम करता हूँ,
12 ओम वाली वायर को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता हूँ क्योंकि मुझे ट्रायंगल बनानी है। स्टूडेंट बताओ हर पोर्शन कितने का होगा? सर 3 बराबर में करना है तो हर पोर्शन कितने का बनेगा? 4 ओम का, 4 ओम का और 4 ओम का। मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों हिस्सों को जोड़ के एक ट्रायंगल बना ली है, बन गई। अब इसके कोई से दो कॉर्नर्स के बीच में, मतलब ये वाले कॉर्नर का नाम मैं ए रख लेता हूँ, ये वाले कॉर्नर का नाम बी रख देता हूँ और ये वाले कॉर्नर का नाम सी है। अब सवाल ये है कि स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ किसके बीच में, कोई से दो कंजक्टिव कॉर्नर्स के बीच में। चले मैं बोलता हूँ ए और बी के बीच में बताओ। बेटे ए और बी भी कंजक्टिव हैं, बी और सी भी कंजक्टिव हैं, और ए और सी भी कंजक्टिव, तो ए और बी के बीच में पता लगा लेते हैं। तो पहले बताऊंगा शॉर्टकट, फिर बताऊंगा अंदर की कहानी, जिससे ये फायदा होगा कि अगर वो चेंज करके भी दे देगा फिर भी फायदा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स फिर से तीन बातें याद करो। अगर तमाम के तमाम रेजिस्टर्स क्या हों, आइडेंटिकल हों। सुन लो, बच्चे शॉर्टकट बहुत पसंद करते हैं बट मैं शॉर्टकट का कायल नहीं हूं। मुझे लग रहा है कि आपको उसको ट्रिकी तरीके से ही सॉल्व करना चाहिए। तो तमाम रजिस्टर आइडेंटिकल हैं, लेकिन शॉर्टकट टाइम जरूर सेव कर रहे होते हैं। तमाम रजिस्टर जो हैं वो मिलके बना रहे हैं कोई क्लोज पॉलीगॉन। क्लोज पॉलीगॉन में वो ट्रायंगल हो सकती है, वो स्क्वायर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है, तमाम रजिस्टर मिलके बनाए एक क्या भला क्लोज पॉलीगॉन। कोई भी पॉलीगॉन बना रहे हो, जैसे ट्रायंगल बन रही है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, व्हाटएवर दैट, और वो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे किसके बीच में, बिटवीन टू कंजक्टिव वर्टिसेस। मैं समझाता हूं ये बात। वो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे स्टूडेंट्स किसके बीच में, दो कंजक्टिव वर्टिसेस के बीच में, तो तब एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। ये जब सारी चीजें यूज हो रही होंगी तभी ये शॉर्टकट आएगा, अदरवाइज नहीं। शॉर्टकट फॉर्मूला पहले सुन लो फिर मैं समझाता हूँ। बेटे तब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, दैट इज n-1 ओवर n इंटू क्या है, r है। मैं समझाता हूँ ये एक्सप्रेशन। मैंने एक चीज बताई, ये फॉर्मूला कब यूज होना है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। जब तमाम के तमाम रेजिस्टर्स क्या हों, आइडेंटिकल हों। ओके, आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स तमाम के तमाम रजिस्टर आइडेंटिकल हैं। ये भी 4 ओम का, ये भी 4 ओम का, ये भी 4 का। सर हैं आइडेंटिकल, तमाम मिलके क्लोज पॉलीगॉन बना रहे हैं। हाँ सर ट्रायंगल बना रहे हैं। और वो कंजक्टिव वर्टिसेस, बेटे ए और बी कंजक्टिव वर्टिसेस हैं सर, हैं ए और बी। तो इसके बीच में पूछे तो n इंटू एन माइनस वन ओवर टू। अब बच्चे कहते हैं सर इसमें n क्या चीज है? बेटे n सुन लो, यहाँ पे जो n है, मैं थोड़ा सा इसको अगर यहाँ पे n के बारे में याद कर लो, ये क्या है, दिस इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन है। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, यानी अगर ट्रायंगल होगी तो आप n की वैल्यू 3 पुट कर लोगे, स्क्वायर होगा तो n की वैल्यू 4 पुट कर लोगे। और r क्या चीज है, कोई एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जितनी एक रेजिस्टेंस भाई लगी हुई है। अब बच्चों जल्दी से ये शॉर्टकट ट्रिक यूज करो। बताओ इस ये जो ट्रायंगल है इसकी कितनी साइड हैं, 3। तो आप n की वैल्यू का पुट कर दो, 3 पुट कर दो। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटे, n की जगह में क्या लिखा, 3। 3 माइनस वन कितना होगा, 2 होगा, ओवर n की वैल्यू कितनी है, 3। और r क्या है, कोई एक साइड की यानी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। एक साइड की रेजिस्टेंस कितनी है, 4 ओम। सो नाउ योर आंसर विल बी 8 ओवर 3 ओम आ जाएगा। अब देखते हैं क्या आंसर में 8 ओवर 3 ओम है। नहीं, 8 ओवर 3 ओम नहीं है। तो आपको पता 3 टू द 6 होता है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। तो 2 से बड़ा आंसर एक ही दिया हुआ है, कितना बड़ा, 2.7 ओम। तो जो ही इसको डिवाइड करोगे आपका जो आंसर आएगा वो 2.7 ओम आ जाएगा। सर सही है, शॉर्टकट तो याद कर लिया, लेकिन ये शॉर्टकट जो है वो आपके कारआमद नहीं रहेगा अगर रजिस्टर आइडेंटिकल ना आए या वो कंजक्टिव वर्टिसेस में ना पूछे। लो जी बच्चों, सीखो, अगर वो ऐसा ना करे तो फिर क्या होगा। आपके सामने एक ट्रायंगल शो हो रही है, इस ट्रायंगल पे वो फॉर्मूला फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि रजिस्टर ही आइडेंटिकल नहीं है। वो तो तब यूज होना था जब आइडेंटिकल रजिस्टर होते। अब सवाल ये है कि बच्चों अब की दफा ए और बी के बीच में क्या बताओ, रेजिस्टेंस बताओ ए और बी के बीच में। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? बताओ ए और बी के बीच में। अब देखो हमारा वो शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं यूज हो रहा। क्यों नहीं हो रहा?
क्योंकि वो तभी यूज होना था अगर तमाम रजिस्टर्स कैसे होते, आइडेंटिकल। बट ये तो सर आइडेंटिकल नहीं है। अब क्या करें? अब तो शॉर्टकट गया। ओके, रुको बच्चों, मेरे साथ रहो, चीजें बहुत आसान होने जा रही हैं। जल्दी बताओ, करंट एंटर कहाँ से होना है? ए से। और इकट्ठा कहाँ पे होना है? बी पे। जल्दी बोलो, जैसे ही करंट ए पे पहुंचेगा उसको कितने रास्ते नजर आएंगे? दो, क्योंकि पहुंचना कहाँ पे है? बी पे। तो एक करंट सीधा यहां से होता हुआ बी पे पहुंचा, और दूसरा करंट जब यहां से गया तो यहां से होता हुआ बेटे वो बी पे पहुंच रहा है। होपफुली आपको बात समझ आ रही है। ए पे जब करंट पहुंचा, इकट्ठा बी पे होना था, दो रास्ते आए, एक शॉर्टकट से आ गया और दूसरा लंबा रास्ता तय करके आ गया। अब बेटे यहां पे गौर करो, इस जगह को गौर करो, ये वाले को ध्यान से। बताओ, ये जो रजिस्टर है कौन सा भला? स्टूडेंट्स, ये जो रजिस्टर है हमारे पास, 2 ओहम वाला और 1 ओहम वाला, इन दोनों में से करंट क्या गुजर रहा है? सेम, क्योंकि रास्ते में कोई करंट डिवाइड नहीं हुआ। इट मींस ये दोनों के दोनों रजिस्टर कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। आप एक काम करो, इन दोनों रजिस्टर को हटा के, इसको और इसको हटा के एक ही लगा दो। कितने का लगाओगे? 3 ओम का। ये लें, ये तो आपके पास लगा हुआ था ऑलरेडी, कितने का? 6 ओम का। मुझे पता चला जो करंट यहां से गुजरा है वही करंट यहां से गुजरा है। इट मीन ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। मैंने दोनों को हटा के एक ही लगा दिया। बच्चों आपने गैस करना है, जब भी सीरीज में लगी होती है टोटल रेजिस्टेंस के लिए दोनों को क्या करते हो? ऐड। तो 2 और 1 को ऐड करो, कितना आ गया? 3 ओम आ गया। बताओ, करंट एंटर कहाँ से होना है? ए से। इकट्ठा कहाँ पे होना है? बी पे। अब जैसे ही करंट ए पे पहुंचेगा, अगेन वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा? दो में। एक करंट यहां से होता हुआ बी पे आएगा और दूसरा करंट यहां से होता हुआ बी में आएगा। इसका मतलब है जब करंट ए पे पहुंचा तो डिवाइड हो गया ना दो हिस्सों में, यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब है अगर करंट डिवाइड हो जाए तो रजिस्टर कैसे लगे होते हैं? पैरेलल में। मुझे लग रहा है ये 3 ओम वाला और 6 ओम वाला कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में। और मैंने थोड़ी देर पहले बेटे आपको बताया कि जब भी दो डिफरेंट रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हों तो एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है प्रोडक्ट ओवर सम। ऊपर लो इन दोनों रेजिस्टर्स का प्रोडक्ट और नीचे लो दोनों की रेजिस्टेंसेस का सम। तो ये बना 18/9। अब आपका आंसर कितना होगा? 2 ओहम होगा। फायदा क्या हुआ? देखो, अगर आपको शॉर्टकट तो तभी यूज होना था जब आइडेंटिकल होते, यहां पर तो आइडेंटिकल है ही नहीं, तो अब शॉर्टकट नहीं यूज हो रहा था। अब एक लम्हे के लिए अगर आपको शॉर्टकट भूल गया, आप इस ऊपर वाले सवाल को आसानी सॉल्व कर सकते हो। अब बहुत ही आसान हो गया। सर शॉर्टकट याद किया था, वी पीपल यू पीपल हैव शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, आपको सब भूल गया, तो आपने परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बेसिक सीख रखी हैं तो आपको कुछ भी भूल जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। बेटे करंट एंटर कहाँ से होना है? ए से। और इकट्ठा कहाँ पे होना है? बी पे। मान लो शॉर्टकट भूल गया आपको सारा। बताओ, एक करंट तो सीधा यहां से होता हुआ कहां पे आएगा? बी पे। और दूसरा करंट इस लंबे रास्ते से होके कहां पे पहुंचेगा? यानी ए से सी और सी से बी। ठीक है, ओके। अगर मैं आपके लिए आसानी करूं, ये वाला हिस्सा मैं रेज कर लूं ताकि देखें हमारा आंसर क्या आ रहा है। स्टूडेंट्स जगह खाली कर लें ताकि हम सॉल्व कर पाए। अच्छा बच्चों जल्दी बताओ, ये जो दोनों रजिस्टर हैं, ये वाले जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उन पे गौर करना है आपने। ये जो दोनों रजिस्टर हैं स्टूडेंट्स, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। कैसे भला? दोनों में से सेम करंट गुजर रहा है, तो इन दोनों को हटा के एक ही लगाओ। बेटे ये तो एक लगा ही हुआ है, कितने का भला? 4 ओम का। और ये वाले 4 और ये वाला 4 हटा के एक ही लगा लो। बोलो कितने का लगना चाहिए? सर 8 ओहम का लगना चाहिए, क्योंकि दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। अब बताओ, जो ही करंट ए से एंटर होगा, इकट्ठा कहाँ पे होना है? बी पे। कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया? दो में। इट मीन ये दोनों कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में, क्योंकि करंट डिवाइड हो गया है। और जब दो डिफरेंट रेजिस्टर पैरेलल में लगे हों तो ऊपर लो दोनों का प्रोडक्ट और नीचे लो दोनों का सम। 4 + 8, तो प्रोडक्ट बना बेटे 32, सम बना कितना भला? 12। तो ये बनेगा 16/6, यानी 8/3। देखो हमारा पहले भी आंसर 8/3 यानी 2.7 ओहम आया था। अब भी कितना आ रहा है? 2.7 ओहम। तो अगर आपको शॉर्टकट भूल भी जाए तो आपने अगर ये अंदर की बात सीख रखी है तो आपके लिए बहुत आसानी होने वाली है। और अगेन बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ऐसे मजीद पास पेपर की वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल पे मौजूद हैं। उन वीडियोस को देखें ताकि आपकी हर यूनिट की तैयारी बहुत अच्छी हो रही हो। आइए स्टूडेंट्स, देखो आसान नहीं है चीजें, सीखोगे तो होंगी, अदरवाइज नहीं होने वाली।
अगेन बेटे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में उसने बोला एक रजिस्टर है, उसको 3 बराबर हिस्सों में कट कर लिया। बड़ी सिंपल कहानी है। ये लो, ये एक रजिस्टर है जिसकी लेंथ है बेटे आर। आपने क्या किया, इसको 3 बराबर हिस्सों में कट कर लिया। अब जब कटिंग करोगे तो हर हिस्से की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। कितने गुना कम? जितने गुना लेंथ कम हुई है। तो बेटे हर हिस्से की रेजिस्टेंस, पहले हिस्से की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R/3। दूसरे की कितनी हो जाएगी? R/3। क्योंकि जितनी लेंथ कम होनी है उतनी रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। तीसरे की भी कितनी हो जाएगी? R/3। अब आपने किया क्या, आपने इन तमाम के तमाम हिस्सों को कैसे जोड़ लिया? पैरेलल में जोड़ लिया। और अब वो आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो परेशान मत हो, थिंग्स आर गोइंग टू बी रियली इजी। अब आप तीनों को पैरेलल में लगा लो। ये लो बच्चों, ये मैं एक रजिस्टर मैंने लगाया, बनाने की जरूरत नहीं है वैसे। ये एक कितने का है? R/3 का। बोलो दूसरा भी कितने का है स्टूडेंट्स? दैट इज ऑल्सो R/3। थर्ड वाला भी हमारे पास कितना है? वो भी R/3 का है। बोलो तीनों के तीनों कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में। और मैंने अभी बार बार बोला, जब भी आइडेंटिकल रेजिस्टर पैरेलल में लगे हों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या यूज करो? R/N। R क्या होता है? किसी एक इंडिविजुअल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस। बेटे देख के बताओ, एक की रेजिस्टेंस कितनी है? किसी भी एक इंडिविजुअल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है? R/3। तो R की जगह में आपने लिखा क्या भरा? R/3। एन है जितने लगे हुए हैं, काउंट करो जरा, 1 2 3। सर 3 लगे हुए हैं, डिवाइड करो। ये लो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख लो। तो ये बना बेटे ऊपर R/3, और नीचे वाले को इन्वर्ट कर लो, क्या हुआ? 1/3। तो हमारा जो आंसर आएगा वो R/9 आ जाएगा स्टूडेंट्स। सो राइट आंसर विल बी R/9। देखो कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के सवालात हैं, और मैंने वीडियोस कुछ डाल रखी हैं कॉम्बिनेशंस की, उनको देख लो, चीजें आसान होने वाली हैं। आइए बेटे, अगेन वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, और इस क्वेश्चन को भी ध्यान से सुनिएगा तो चीजें आसान होने वाली हैं। आइए सवाल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसने बोला वी हैव टोटल 7 आइडेंटिकल रजिस्टर। टोटल हमारे पास 7 रजिस्टर्स हैं, और हर एक की रेजिस्टेंस कितनी है? 2 ओम है। पहले मैं इतनी बात कर लूं, हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं? 7। और एक इंडिविजुअल रजिस्टर की रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स कितनी है? दैट इज ऑफ 2 ओम। आप चाहते क्या हो? आप चाह रहे हो कि आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाए वो कितनी आ जाए? 11 ओम आ जाए। तो अब आप ये 11 ओम लाने के लिए क्या करोगे? यानी हम चाह ये रहे हैं कि हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाए स्टूडेंट्स? 11 ओम। अब हमें करना क्या है? बारी बारी ऑप्शंस को चेक करना है। जो ऑप्शन हमें 11 ओम दे रहा हो वो हमारा सही आंसर होगा। लेकिन दो चीजें बता दूं, जब भी आइडेंटिकल रजिस्टर, मेरी बात सुन लीजिएगा, जब भी आइडेंटिकल रजिस्टर्स हों और वो लगे हों सीरीज में, स्टूडेंट्स रजिस्टर्स हों आइडेंटिकल और लगे कैसे हों? सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद कर लो, क्या होगा? NR। और जब भी पैरेलल में लगे हों आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, पैरेलल में लगे हों स्टूडेंट्स, तो तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद कर लो। तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो R/N होगा। ये दो बातें याद करो। ओके, चलो अब ये होपफुली आपको बात समझ आ चुकी है। आइए बारी बारी चलते हैं। उसने बोला 5 रजिस्टर लगाओ पैरेलल में। पहले तो बताओ, ऑप्शन अल्फा को मैं चेक कर रहा हूँ। बेटे 5 रजिस्टर पैरेलल, पैरेलल में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? R/N। ओके, R है जितने रजिस्टर, एक की रेजिस्टेंस है। बेटे एक की रेजिस्टेंस मैंने बता रखी है कितनी है? 2 ओम। ये लो, ये 2 ओम। और N है जितने लगाने हैं। बेटे कितने लगाने पैरेलल में? बोला 5 लगाओ। लग गए। ओके, और फिर क्या करो? ये तो हो गया 2/5। और दो रजिस्टर लगा लो सीरीज में। ऐसा करो, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? दैट इज NR। एन है जितने लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 2। और आर होती है एक की रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स एक की रेजिस्टेंस कितनी है? वो भी 2 ओम है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 4। अब सिंपली ये दोनों सीरीज में आ रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर लो, तो जो हमारे पास आएगी वो 2/5। टोटल पता लगानी है, दोनों को ऐड कर लो, 2/5 को और 4 को ऐड करो, तो आपका 5 4 20 और 2 22/5 आएगा। और आपको बताया 22/5 कभी भी 11 नहीं है। आपने ऐसे ही सॉल्व करते जाना है तमाम को। ये तो मैंने एक का बताया। और जैसे ही आप ऐसे सॉल्व करते करते कौन से ऑप्शन पे पहुंचोगे? डेल्टा पे। तो हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा। सर सॉल्व करो, फिर समझ आएगी कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो बेटे, उसने बोला 2 रजिस्टर लगाओ पैरेलल में। बताओ ए पैरेलल का पहले शॉर्टकट बताओ।
जब भी चीजें पैरेलल में लगी हैं, शॉर्टकट क्या है बच्चों, आर ओवर एन। आर है एक की रेजिस्टेंस, एक की रेजिस्टेंस कितनी है, 2 ओम, ये देखो बता रखी है स्टूडेंट्स। एक की रेजिस्टेंस हमें 2 ओम बता रखी है। और एन है जितने लगे हुए हैं, बेटे उसने बोला कितने लगाओ पैरेलल में, दो। तो बताओ कितनी आई, 1 ओम आ गई। और उसने बोला 5 लगाओ, कैसे भला, सीरीज में। मैंने अभी सीरीज का शॉर्टकट फॉर्मूला बताया, बेटे कितना होगा, एन आर। एन है जितने लगे हुए हैं, कितने लगाने, उसने बोला 5। और आर है एक की रेजिस्टेंस, बेटे एक की रेजिस्टेंस कितनी है, 2 ओम। तो बताओ 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 10। अब पैरेलल वालों की ये आई थी, सीरीज वालों की ये आई है, टोटल पता लगानी है, दोनों को ऐड कर लो। तो जब आप 1 ओम को और 10 ओम को ऐड करोगे, योर आंसर विल बी 11 ओम आ जाएगा स्टूडेंट्स। और 11 ओम ही हमें लाना थी। तो बारी बारी सारे कॉम्बिनेशन को चेक करना है, हमारा डेल्टा वाला कॉम्बिनेशन सही आंसर देगा, मैंने आपको सॉल्व कर दिया। ओके बच्चों, जल्दी क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, we have another question from the complex question from the combination of resistors. आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं, हर एक की रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स कितनी है, 6 ओम है। और पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। बेटे कुछ बच्चों को ये लग रहा है सीरीज में है, लेकिन मजे की बात बताऊं, ये सारे के सारे पैरेलल में है। सर वो कैसे पता चला, बेटे कहानी बड़ी सिंपल है। बेटे इस वाले टर्मिनल का नाम समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कलर चेंज कर लें ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ये वाले टर्मिनल का नाम बेटे ए रखा मैंने, अगर तो अगर मैं यहां से वायर लेके यहाँ पे लगा रहा हूं, तो इसका नाम भी तो ए ही होना चाहिए। समझ लो 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है ना, तो ए वाला 12 वोल्ट पे है और बी वाला कितने पे है, 0 वोल्ट पे है। देखो मैंने ए से वायर लेके इधर लगाई है, तो इस पॉइंट का टर्म, इसका वोल्टेज भी तो 12 वोल्ट ही होना चाहिए ना। बताओ ये बी वाले का वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट। अगर मैंने यहां से इस टर्मिनल का नाम मैं बी बोल रहा हूं, मैंने ये टर्मिनल का नाम अगर बी रखा है, तो बेटे अगर मैं यहां से वायर लेके यहाँ पे लगाऊंगा, तो इसका नाम भी क्या रखना पड़ेगा, बी रखना पड़ेगा। हाँ समझ आ गई। अब पैरेलल को देखो कहानी क्या होती है, मैं आपके सामने 3 रजिस्टर लगा रहा हूँ पैरेलल में। ये लो बच्चों, एक रजिस्टर मैंने लगाया 6 ओम का, रुको। ये रजिस्टर भी बेटे मैंने लगाया कितने का भला, 6 ओम। और ये रजिस्टर भी कितने का लगा, 6 ओम का। ओके, दैट्स गुड। लोग सो रहे हैं, रात का 1:28 हो गए। और वीडियो रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपके लिए, सुनिएगा बात। बेटे अगर मैं इस टर्मिनल का नाम ए रख लूं बेटे, और इस टर्मिनल का नाम क्या रख लूं, बी रख लूं, गौर से देखना है। बेटे जो रजिस्टर नंबर 1 है उसको देखो सारे बच्चे, उसका एक टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है, ए के साथ। दूसरा किसके साथ कनेक्टेड है, बी के साथ। नीचे वाले को देखो, दूसरे रजिस्टर को, इसका एक टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है, ए वाले के साथ। दूसरा किसके साथ कनेक्टेड है, बी के साथ। तीसरे वाले को देखो, एक किसके साथ कनेक्टेड है, ए के साथ, दूसरा बी के साथ। अब बच्चों वापस इस डायग्राम पे आओ। ये रजिस्टर जो है, इसको देखो, इसका एक टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है, ए के साथ। दूसरा टर्मिनल बेटे किसके साथ कनेक्टेड है, बी के साथ। सेंटर वाले रजिस्टर इसको देखो, इसका एक टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है, ए के साथ, दूसरा बी के साथ। बेटे इस रजिस्टर को देखो, एक टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है, ए के साथ, दूसरा बी के साथ। मत समझो ये सीरीज में लगे हुए हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और जब भी आइडेंटिकल रजिस्टर पैरेलल में लगे, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, बोलो अब मैंने नहीं बताना, आर ओवर एन। आर होता है एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस, एक कितने का लगा हुआ है, 6 ओम का। एन है जितनी तादाद में लगे हुए हैं, हाउ मेनी दे आर, एक्चुअली दे आर 3। तो इनको सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आया, 2 ओम। सो 2 ओम विल बी द राइट आंसर। तो जैसा दिखता है समटाइम वैसा होता नहीं है। ये दिखने में लग रहे हैं जैसे सीरीज हैं, बट मैंने आपको बता दिया ये कैसे हैं, पैरेलल हैं बच्चों। अब यहाँ पे वो सवाल को चेंज भी कर सकता है, मैं आप मुख्तलिफ सवालों को चेंज करके ट्रिक बता रहा हूँ। बेटे अगर वो एक काम करता, 3 रजिस्टर ऐसे ही लगाया था जो लगे हुए हैं, और बच्चों वो 2 रजिस्टर और ले आता, चले मैं वो 2 रजिस्टर खुद बनाता हूँ। अगर वो 2 रजिस्टर और ले आता, एक रजिस्टर यहाँ पे ऊपर लगा देता, कितने का होता, अगर ये 6 ओम का होता, ये ले। ये एक रजिस्टर है बच्चों, ये कितने का लगाया मैंने, बल्कि इसको थोड़ा आसान वे में बना लो, ऐसे थोड़ा मुश्किल लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक रजिस्टर लगा रहा हूँ, कलर चेंज कर लें, अगर रेड से लगाए हम। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा रहा हूँ, ये भी कितने का है, 6 ओम का। बेटे ये भी रजिस्टर कितने का है, 6 ओम का। अब 3 ऐसे लगे और एक ऊपर नीचे लगाओ, तो ये कुछ और नहीं बनेगा बेटे,
ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। मैंने बताया चेंज वाला बता रहा हूँ। अब ये क्या बन चुका है, व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो सारे के सारे रजिस्टर कैसे हैं, आइडेंटिकल। आज की वीडियो का पहला सवाल मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज का ही लिया, तमाम रजिस्टर आइडेंटिकल हैं। तमाम इसको आप सॉल्व करके देखोगे व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, और तमाम रजिस्टर आइडेंटिकल हैं हों तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है बच्चों, वो कितनी आती है, किसी एक इंडिविजुअल रजिस्टर के बराबर आ रही होगी। अब हमारा आंसर होना चाहिए था क्या भला, 6 ओम। तो ये तीनों की कहानी तो समझ आ रही है। अगर वो एक एक रजिस्टर ऊपर और एक इधर लगा दे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ही बनना है। तो आपने आंसर किसी एक के बराबर कर देना है। टाइम नहीं है, वीडियो पहले लेंथी हो चुकी है, नहीं तो मैं अभी इसको स्प्लिट करके आपको बताता। जल्दी से क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों एक बात याद कर लो, कभी कभार मल्टीपल बैटरीज आएंगी, मल्टीपल बैटरीज आएंगी और वो आपको पूछ रहा होगा। तो एक ट्रिक सीख लो कि जब भी बैटरीज लगी हों और बैटरीज की आपस में ऑपोजिट पोलैरिटीज कनेक्टेड हों, बहुत आसान है। मैं सवाल आपके लिए चेंज करना चाह रहा हूं, वैसे करूंगा। अगर बेटे बैटरीज की क्या लगी हों, ऑपोजिट पोलैरिटीज। ऑपोजिट पोलैरिटीज का मतलब क्या होगा, एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के किसके साथ कनेक्टेड हो, नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो, तो आपने टोटल वोल्टेज या नेट ईएमएफ पता लगाने के लिए आपने तमाम इंडिविजुअल वोल्टेजेस को क्या करना है, सम समझाता हूं, ट्रिक लिख लो। और अगर दो बैटरीज की क्या कनेक्टेड हो बेटे, सेम पोलैरिटीज कनेक्टेड हो, एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ और एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो, तो ऐसे केसेस में आप नेट ईएमएफ पता लगाने के लिए दोनों का क्या ले रहे होगे, डिफरेंस ले रहे होगे। अब सवाल समझ नहीं आ रहा सर, सवाल में पूछ रहा है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एम मीटर। एम मीटर क्या मेजर कर रहा है, सर्किट का करंट। अब सर्किट का करंट कैसे आएगा, सर्किट का करंट बड़ा सिंपल है। करंट पता लगाना है तो आई इज इक्वल टू नेट ईएमएफ ओवर सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस तो समझ आ रही है, एक ही लगा हुआ है रजिस्टर, कितने का है, 3 ओम का। अब ये नहीं समझ आ रहा कि ये दोनों 6 और 6 वोल्ट वाले ऐड होने हैं कि माइनस होने हैं। अब इस बात पे गौर कर लीजिएगा क्योंकि सवाल चेंज होके भी आ सकते हैं। मैंने पहली बात आपको एक ट्रिक बताया, वो ट्रिक क्या है, अगर हमारे पास क्या कनेक्टेड हो, ऑपोजिट पोलैरिटीज। देखो ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव, ये दूसरे के किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव के साथ। तो मैंने अभी ट्रिक बताया कि जब भी दो बैटरीज की ऑपोजिट पोलैरिटीज लगी हों तो आपने नेट ईएमएफ पता लगाने के लिए दोनों का क्या करना है, सम लेना है। तो सर सम क्यों लेंगे, भाई देखो बच्चों इधर हो क्या रहा है, बेटे सम क्यों आ रहा है, ये जो बैटरी है ये चाह रही है करंट इधर को फ्लो करे पॉजिटिव टर्मिनल से। बेटे दूसरे वाली बैटरी का देखो पॉजिटिव टर्मिनल किधर है, इधर है। ये भी चाह रही है करंट इधर को फ्लो करे। तो बताओ दोनों बैटरीज एक दूसरे को असिस्ट कर रही हैं या अपोज कर रही हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव से करंट निकलना है, दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाने की कोशिश कर रही हैं। और जब दो बैटरी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाने की कोशिश कर रही हो तो दोनों एक दूसरे को असिस्ट ही कर रही है ना, अपोज थोड़ा ना कर रही हैं। तो नेट के लिए मैं 6 और 6 वोल्ट को ऐड कर लेता हूँ, बोलो कितना होगा, 12 वोल्ट होगा। बताओ 12 को 3 से डिवाइड करोगे, बेटे कितना आंसर आएगा, 4 एम्पियर। लेकिन अगर वो एक काम करता, सेम पोलैरिटीज बच्चों लगा देता, सेम पोलैरिटीज, समझाता हूं। अगर वो एक बैटरी का, कलर चेंज कर लेते हैं, अगर वो एक बैटरी का क्या करता, चले ब्लैक वाला चाहिए हमें। अगर वो ये बना देता बच्चों, रुकिएगा ये सारा ही ब्लैक हो गया। अच्छा, अगर वो, रुके बेटे सॉरी, अगर ये लगा देता वो पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला बैटरी का भी कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव। मैंने बताया जब भी सेम पोलैरिटीज आ जाएं, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, आपने नेट ईएमएफ के लिए दोनों को क्या करना है, माइनस। सर माइनस क्यों कर रहे हो, वजह बताओ। बड़े सिंपल कहानी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इधर को निकल रहा है और दूसरे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इधर को निकल रहा है। ये दोनों बैटरीज एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाने की कोशिश कर रही हैं, तो एक दूसरे को असिस्ट नहीं कर रही है, अपोज कर रही हैं। अब नेट ईएमएफ के लिए आप दोनों का क्या ले रहे होगे, डिफरेंस ले रहे होगे। होपफुली आपको बात समझ आ चुकी है, सवाल बदल के आए तो तब भी सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। ओके, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन सुनिएगा। आपने क्या किया, एक 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी, किसके क्रॉस, एक 6 ओम रेजिस्टर के क्रॉस लगा दी, और उसमें से कोई ना कोई करंट फ्लो कर रहा है। सवाल यहाँ पे एक खत्म हुआ। अगली बात सुनो, व्हाट मस्ट बी द रिक्वायर्ड पोटेंशियल अक्रॉस द सेम रेजिस्टर, द कीवर्ड इज सेम रेजिस्टर, टू हैव अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर। बेटे
सवाल सुन लो। उसने बताया हमारे पास शुरू में हमने एक रजिस्टर लगा रखा था, कितने का भला? बेटे रजिस्टर था शुरू में, उसने बोल दिया 6 ओम का लगा हुआ। ओके, आपने उसके क्रॉस एक बैटरी लगा रखी थी। शुरू में आपने बैटरी कितने की लगाई थी? 12 वोल्ट की, और इसमें से कोई ना कोई करंट गुजर रहा था। हमें वो करंट नहीं ढूंढना, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट करंट। बैटरी 12 वोल्ट की लगाई थी। सवाल यहाँ पे खत्म हो गया। अब उसने कहा इसी रजिस्टर के क्रॉस, बेटे रजिस्टर सेम ही है, रजिस्टर को मत चेंज करो। बोलो इसी रजिस्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज लगा दें। वो वोल्टेज को चेंज कर रहा है और आपसे पूछ रहा है बताओ इसी रजिस्टर के क्रॉस नया वोल्टेज हम कितना लगाएं कि यहां से करंट कितना गुजरे? 1 एम्पेयर का। आखिरी लाइन पढ़ो। व्हाट मस्ट बी द रिक्वायर्ड पोटेंशियल, बताओ कितना वोल्टेज लगाएं अक्रॉस द सेम रजिस्टर। अब सेम रजिस्टर का मतलब है ऊपर 6 ओम भी थी तो यहाँ भी 6 ओम यूज करोगे टू हैव अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पेयर। अब बड़ी सिंपल कहानी है बेटे, करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखी है, वोल्टेज पूछा है, तो ओहम लॉ यूज करो। V इज इक्वल टू आई आर। करंट कितना है? 1 एम्पेयर। रेजिस्टेंस कितनी है? 6 ओम। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा बच्चों? दैट विल एक्चुअली बी 6 वोल्ट। ओके, हाँ जल्दी जल्दी देखो, थोड़ा तेजी से बढ़ते हैं। बताओ ये तीनों रजिस्टर लग रहा हो पैरेलल में लगे हो, बट दे आर नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्योंकि करंट जो है वो कहीं डिवाइड नहीं हो रहा, जो एक एंड से एंटर हुआ दूसरे एंड से वही निकल रहा है। ये दोनों सीरीज में तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में जब भी आइडेंटिकल रजिस्टर लगे हों फॉर्मूला क्या होता है? एन आर। एन है जितनी उनकी तादाद है, आर है एक की रजिस्टर, तो राइट आंसर क्या रहेगा? 3 आर। या वैसे भी देखो, आर प्लस आर प्लस आर, सीरीज में तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3 आर आ जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, फिर से देखो इतनी आसान चीजें नहीं हैं जितनी आप सोचते आ रहे थे। अगेन आपके पास एक कॉम्बिनेशन गिवन है और इस कॉम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग वो आपसे पूछ रहा है बताओ सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी किसके बीच में? एक्स और वाई के बीच में। तो पहले सारे बच्चे गौर करेंगे बेटे, मैं जिस हिस्से को हाईलाइट कर रहा हूँ इस हिस्से को देखना है बेटे। ये जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन में ये जो दोनों रजिस्टर हैं बेटे, ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे दोनों में करंट डिवाइड हो रहा है। और मैंने थोड़ी देर पहले पैरेलल का शॉर्टकट तरीका बताया था, जब भी दो डिफरेंट रजिस्टर पैरेलल में लगे हों तो प्रोडक्ट ओवर सम, ऊपर लो दोनों का प्रोडक्ट यानी R2 R3, और नीचे ले लो दोनों का सम, कितना आएगा? R2 + R3। मेरा रिकमेंडेशन है कि इन दोनों रजिस्टर को हटा के एक ही लगा दो, कितने का? वो मैं लिख दूं, R2 R3 ओवर R2 + R3। बताओ स्टूडेंट्स, अब ये वाला रजिस्टर और पहले वाला रजिस्टर कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। तो सीरीज के लिए आप क्या करोगे? ऐड करोगे। तो अब एक काम करो, R1 को, R1 तो ऐसे लिखा, इस सारे की जगह बेटे, इस सारे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? R2 R3 ओवर R2 + R3। तो ये दोनों को क्या कर लो? सिंपली ऐड कर लो। तो बेटा जल्दी बताओ एलसीएम कितना आएगा? वो आएगा R2 + R3, और जैसे ही इधर लाओगे तो ये बनेगा R1 इंटू R2 + R3। बस मैथमेटिक्स का फंडा है। तो यहाँ पे क्या बना बेटे? +R2 R3 बना। बस अब आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है चीजों को अंदर। R1 को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा? R1 R2। फिर R1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? R1 R3। फिर क्या बन, ये तो पहले से पड़ा हुआ था, R2 R3 ओवर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? R2 + R3 बनेगा। जो राइट ऑप्शन रहेगा वो 40 रहेगा। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, दिखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है बट थिंग्स आर रियली इजी। पहले इन दोनों को हटा के एक ही लगा लो इतने का, फिर इस वाले को और इस वाले को ऐड कर लो सिंपली। बाकी मैथमेटिक्स है। ओके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब सवाल आसान आ रहे हैं, बहुत आसान कहानी है बेटे। हमारे पास उसने बोला एक जगह से जो चार्ज है वो कितना है? 5 माइक्रो कूलम का। बताओ बेस यूनिट में कैसे लिख सकते हो? बेटे चार्ज जो है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और आपको पता है हर डिराइव्ड क्वांटिटी को बेस यूनिट में लिख सकते हैं। तो आपने करंट का बड़ा फेमस फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी होगा। तो जल्दी बताओ Q इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? I मल्टीप्लाई बाय टी होता है। चार्ज के यूनिट क्या होते हैं? कूलॉम। करंट के यूनिट क्या होते हैं? एम्पेयर। टाइम के यूनिट क्या होते हैं? सेकंड। तो जहां पे कूलॉम आ रहा है बच्चों वहां पे क्या लिख सकते हैं? एम्पेयर सेकंड।
उसने चार्ज बताया कितना, 5 माइक्रो कूलॉम का। तो बेटे 5 ऐसे ही लिखो, माइक्रो का मतलब क्या होगा, 10⁻⁻⁶, और जहां पे कूलॉम आ रहा है वहां पे क्या लिख सकते हैं, एम्पेयर सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट, दैट विल बी 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ एम्पेयर सेकंड्स। 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ एम्पेयर सेकंड। तो सिंपल क्वेश्चन, अब थोड़े आसान क्वेश्चन आ रहे होंगे, पास पेपर के सवाल हैं। ओके, तो कुछ आसान सवाल की तरफ भी चलते हैं बच्चों, आगे मूव कर रहे हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बैटरी है, आपने उसके, सॉरी, if 2 ampere current passes through a resistor when connected to a certain battery, एक रेजिस्टर में से 2 एम्पेयर करंट गुजरा, बैटरी आपने लगाई। if the resistance is replaced by double the resistance then current will become, अच्छा, आपने बैटरी वही लगाई है, सिर्फ रेजिस्टेंस को डबल कर दिया है। बताओ जो करंट है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। आई इज इक्वल टू कितना वोल्टेज लगा रहे हो, कितनी रेजिस्टेंस है। बेटे बैटरी वही है, सिर्फ रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा है। बताओ करंट का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। अगर मैं रेजिस्टेंस को डबल कर दूं, सोच के बोलो, जो करंट होगा स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पहले कितना था, 2 एम्पेयर, अब 2 एम्पेयर का करो हाफ, हाफ का मतलब है 2 से डिवाइड कर लो, नाउ द करंट विल बी 1 एम्पेयर। लें जी, बस वीडियो के एंड की तरफ जा रहे हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, द इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ मैथ इज। तो बेटे मैथ्स का रोल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कौन प्ले कर रहा होता है, चार्ज। जैसे लीनियर, मतलब लीनियरली जैसे ऑब्जेक्ट्स में मैसेज मूव कर रहे हैं, तो वहां पे चार्ज मूव कर रहा होगा। 32 बहुत आसान है। आपको क्या दे रखा है बेटे, एनर्जी दे रखी है, टाइम दे रखा है, बल्कि नहीं, पावर दे रखी है वॉट में, और टाइम दे रखा है सेकंड में, एनर्जी पूछी हुई है। तो सबको पता है जो पावर होती है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। तो जो ही आप एनर्जी पता लगा रहे होगे स्टूडेंट्स, दैट विल बी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर कितनी है बेटे, 60 वॉट, टाइम कितना है, 2 सेकेंड। तो जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 120, और सारी चीजें ऐसे यूनिट में पुट कर रहे हो, लिहाजा आंसर भी ऐसा यूनिट में आ जाएगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके, सवाल सुनो। The equivalent current that passes from a point at higher potential to a point at lower potential is represented by the movement of positive charge। बेटे sometimes simple definition आ रही हैं, और ये definition बताऊं किसकी है, ये है कन्वेंशनल करंट। आपने पढ़ा था कन्वेंशनल करंट वो होता है जो हाई पोटेंशियल से फ्लो कर रहा होता है, किसकी तरफ भला, लो की तरफ फ्लो कर रहा होता है, और ये किस वजह से फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो करता लो से हाई की तरफ, तो वो करंट जो है वो कन्वेंशनल नहीं होता बेटे, वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो उसकी डेफिनेशन भी पता है। बताओ, अगर एक रेजिस्टर है आर, उसके क्रॉस आपने बैटरी लगा दी, कितनी भला वी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम। बताओ एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है, पावर। बेटे एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या है, पावर। तो ढूंढना कौन सा है, कौन सा पावर का फॉर्मूला है, वी आई बी है, आई स्क्र आर बी है, वी स्क्र ओवर आर बी है। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके बच्चों, जल्दी से आगे, आखिरी दो तीन सवाल हमारे रह गए, उनकी तरफ बढ़ते हैं। सुनिएगा। द सब्सटेंसेज लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन हैव, आपने पढ़ा था जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है उनके टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है बेटे, दे हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इनका रेजिस्टेंस का और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है, इनवर्स होता है। जो ही इनका टेम्परेचर बढ़ा रहे होगे स्टूडेंट्स, इनकी रेजिस्टेंस क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का क्या रिलेशन बनेगा, इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। बड़ी सिंपल कहानी है। आपको पता है, आपने नॉन ओहमिक कंडक्टर्स का ग्राफ पढ़ रखा है। जैसे मैं फिलामेंट ऑफ बल्ब की बात करूं, तो आपने फिलामेंट ऑफ बल्ब का अगर आप करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाओगे, तो दैट ग्राफ विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन। कुछ देर तक तो स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन से क्या कर जाएगा, डिविएट कर जाएगा। अब सवाल है ये डिविएशन क्यों है, स्ट्रेट लाइन से डिविएट क्यों कर रहा है। तो बेटे अब ये बताया नहीं कि ये मेटल है कि सेमीकंडक्टर है, लेकिन अगर नहीं बताया हुआ तो आप ट्रीट कैसे कर रहे होगे, मेटल्स के हिसाब से। बताओ ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन से क्यों डिविएट किया, क्यों, क्योंकि ओहम्स लॉ तभी वैलिड होता है जब रेजिस्टेंस सेम रहे। तो जब मेटल होंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी क्या करेगी, बढ़ जाएगी, और रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ओहम्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। तो बताओ बच्चों, ये जो डिविएशन है आई वी ग्राफ से, ये क्यों हो रही है, ये इस वजह से हो रही है
क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या कर रही होती है, बढ़ रही होती है, और जब रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ओके, आखिरी दो तीन सवालात। द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल, सेल मतलब बैटरी, तो बैटरी की एनर्जी कहाँ से आती है बेटे, बैटरी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस केमिकल रिएक्शन की बिना पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। तो बैटरी जो है दे एक्चुअली कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारी बुक में लिखा हुआ है सोलर सेल सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को, थर्मोकपल हीट एनर्जी को। तो जो बैटरीज हैं दे एक्चुअली कन्वर्ट द chemical energy into electrical energy. Okay. The fractional change in resistance per Kelvin rise in temperature. Simple definition. ये definition है बच्चों किसकी भला, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट आ गई एक छोटी सी कैलकुलेशन। उसने कहा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लगाओ, सॉरी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लगाओ। तो बच्चों फॉर्मूला याद है टेम्परेचर कोफिशिएंट का? पहले सवाल पढ़ लूं जल्दी से। उससे बोला शुरू में एक वायर है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तब रेजिस्टेंस कितनी है, 100 ओम। फिर आपने टेम्परेचर किया 100 डिग्री सेल्सियस, तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, 200 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट? ओके बच्चों, टेम्परेचर कोफिशिएंट के फॉर्मूले पे चलते हैं। एल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट डेल्टा टी। ओके ये फॉर्मूला है बेटे। आर टी है नई रेजिस्टेंस, देखो पहले रेजिस्टेंस थी 100 ओम, बाद में कितनी हो गई 200, तो बताओ नई कितनी है 200। आर टू की जगह लिखो बेटे 200 ओम। आर वन क्या है, शुरू वाली रेजिस्टेंस, या सॉरी आर नॉट क्या है, 0 डिग्री पे। तो बेटे 0 डिग्री पे आपने देखा था रेजिस्टेंस कितनी थी, 100 ओम, तो ये लिखती 100 ओम। ओके, आर नॉट की जगह में क्या लिखोगे, 100 ओम। डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो बेटे 0 डिग्री का मतलब क्या है, 0 डिग्री का मतलब है 273। 100 डिग्री का मतलब क्या है, 373 केल्विन। बताओ चेंज कितना आया, 373 में से 273 माइनस करो, बोलो टेम्परेचर का चेंज भी कितना आएगा, 100। डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। तो सॉल्व कर लो बच्चों, ऊपर क्या बना 100 और नीचे बना 100 × 100, तो ये एक 100 कैंसिल कर दो, 1/100 जो होगा वो 0.01 आ जाएगा। और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के जो यूनिट होते हैं वो पर केल्विन होते हैं। तो पॉजिटिव का भी लिखा हुआ है, नेगेटिव का भी। बच्चों पॉजिटिव में आना है। सर वो क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रही है, और जब भी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़े तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रेजिस्टिविटी? बच्चे यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अब बच्चे कह रहे हैं वैल्यूज याद नहीं की, तो बेटे अक्लमंदी का मुजाहरा करो फिर भी हो जाएगा। पहले ये बताओ कॉपर और सिल्वर में कौन अच्छा कंडक्टर है? बच्चे कहते हैं कॉपर अच्छा कंडक्टर है। नहीं बच्चों, जो सिल्वर है वो अच्छा कंडक्टर है। सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी है वो कॉपर से कम है, कॉपर ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जो सिल्वर है वो कम है। चलो, वो पूछ रहा है बताओ किसकी हाईएस्ट रेजिस्टिविटी होगी, जो सबसे कम कंडक्ट करेगा। इनमें सबसे अच्छा कौन कंडक्ट कर रहा है, वो तो है सिल्वर। उसके बाद अच्छा कौन कंडक्ट करेगा, कॉपर। ये दोनों तो निकल गए, पीछे कौन बचे, प्लेटिनम और जर्मेनियम। बेटे प्लेटिनम मेटल है और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी हमेशा मेटल से ज्यादा ही होती है। तो इनमें सबसे हाई रेजिस्टिविटी जो आएगी बेटे वो किसकी आएगी, जर्मेनियम की। और अगली कहानी बहुत आसान है। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट आई इन अ वायर रेजिस्टेंस आर ड्यूरिंग द इंटरवल इज। तो आपने जूल्स लॉ जो है वो पढ़ा हुआ है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वेयर आर टी। तो बेटे आज की वीडियो में हमने 2008 से लेके 2015 तक एमडी कैट में आए हुए तमाम क्वेश्चंस देखे, और जिसमें आपको एक चीज पता चली कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ पे आपको बड़ी मेहनत की जरूरत है। तो बेटे होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अच्छा सा कमेंट करें नीचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मजीद पास पेपर की वीडियोस जो है वो आपको मिल रही हों। और स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।